हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है। ठीक है। और ये जो पेपर है आपका 5 सितंबर 2023 को शिफ्ट 2 में हुआ था। और इसके अलावा देखिए पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर रहे थे, तो ये जो प्रैक्टिस सेट आपके पास यहाँ पर 9 जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो इनकी सॉल्यूशन पीडीएफ जो है एक साथ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखें, नीला, मेजेंटा, लाल और पीला रंग पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या जो है कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर बताना है। तो ब्लू देखना है, मेजेंटा देखना है, रेड देखना है और येलो देखना है। तो आप क्या करेंगे, इन सभी का टोटल कर दीजिए। यहाँ पर डेटा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा तो मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया। अब यहाँ पर 45 और 75 कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। और यहाँ पर 58 178 हो जाएगा। और ये 7 185 और 90 275 हो जाएगा। और बट्टे के अंदर कुल छात्रों की संख्या 380 है। ये 380 का 275 कितना परसेंट है, यही आपको कैलकुलेट करना था। 0 से 0 कट गया, ये 19 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ऊपर 5 से गुणा कराएंगे, 5 पंचे 25, 27 पंचे 135 और 2 137 बट्टे 19 हो जाएगा। 19 सत्ते 133 हो जाएगा, बच गया 4, 19 दूनी का 38। ये अप्रोक्सीमेट 72% आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई आपको बताई गई, इसके आधार की त्रिज्या बताई गई। इसे पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक लंबवर्तीय शंकु में पुनः डाला जाता है। इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट आपको कैलकुलेट करके बतानी है, एच मान लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम बराबर होंगे, आपको पता है, तो 1/3 पाई और आर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर त्रिज्या 4 दी गई है तो 4 इंटू में 4। हाइट जो है ये 9.8 सेंटीमीटर हो जाएगी और इक्वल टू जो है 1/3 और यहाँ पर जो है पाई हो जाएगा इंटू में आर स्क्वायर। यहाँ पर त्रिज्या तो जो है 3.5 बताई गई तो 3.5 इंटू में 3.5 और इंटू में हाइट जो कि हमने एच मानी है तो इंटू में एच कर दीजिए। यहाँ से आप एच कैलकुलेट कर लीजिए। भाई 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आ गया। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 14 सत्ते 98 होता है, 7 से काटेंगे तो ये 14 आ जाएगा। 7 से 35 कट जाएगा 5 बार, ये 14 कट जाएगा 2 बार, 7 से ये 35 कट जाएगा 5 बार और ये 0 से यहाँ पर 1 0 कट जाएगा। ये 10 इधर गुणा करा देंगे, 4 दूनी का 800 के 32 यानी कि 320 हो गया। बट्टे के अंदर ये 5 पंचे 25 हो जाएगा। इधर की साइड एच जो बचा है वो हम इधर लिख लेते हैं, तो एच बराबर 25 से कम 25 हो गया। बच गया यहाँ पर 7 और उतारेंगे 0, 25 दूनी का 50, बच गया 20 25 अट्ठे 200 यानी कि 12.8 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक यात्रा की कुल दूरी आपको बताएगी 800 किलोमीटर। यदि एक कार यात्रा के पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, तो अगले 480 किलोमीटर की चाल क्या होनी चाहिए ताकि औसत चाल जो है 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए। आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 800 किलोमीटर की बताई गई है बट्टे के अंदर। इसमें से 320 किलोमीटर जो है 64 की स्पीड से कवर की जा रही है, तो दूरी बट्टे चाल करेंगे। यहाँ पर टाइम आएगा प्लस के अंदर जो डिस्टेंस बची है 480 किलोमीटर की, वो मान लेते हैं एक्स स्पीड से कवर हो रही है, तो ये टाइम आएगा बट्टे में टोटल टाइम ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो कराएगी जो कि आपको प्रश्न में बताई गई 80 है। तो इसको सोल्व कर लीजिए। भाई अगर आप यहाँ पर 80 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा, ये इधर की साइड 1 आ जाएगा। 64 से यहाँ पर देखिए ये आपके पास यहाँ पर 5 बार कट जाएगा क्योंकि 64 का 5 गुना यहाँ पर 320 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये 5x प्लस का 480 हो गया और बट्टे के अंदर जो x आएगा वो ऊपर जाकर 10 से गुणा हो जाएगा, 10x आ जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ से 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5x प्लस का 480 आ जाएगा। तो यहाँ से 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 पंचे 45, 5 के 30 यानी कि 96 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड होने चाहिए इस 480 किलोमीटर के दौरान। ठीक है। इसमें देखें यहाँ पर 29,120 के लाभ को ए, बी और सी के इस बीच जो है इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2 से 1/2 गुना यानी कि 5/2 गुना, और यहाँ पर जो है बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1 से 1/5 गुना हो यानी कि यहाँ पर 6/5 गुना। तो बी का हिस्सा आपको कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ए, बी और सी का एक साथ जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर सी को अगर मैं 1 यूनिट मान लूँ तो यहाँ पर इसका देखिए यहाँ पर बी जो है ये सी का जो है यहाँ पर 6/5 गुना यानी कि यहाँ पर 1 का 6/5 गुना 6/5
5/2 गुना ए हो जाता है बी का, ठीक है। तो यहाँ पर 6/5 का अगर 5/2 गुना करें तो ये आपको 3 दिखाई पड़ रहा है। 5 से सभी को गुणा कराएंगे तो 5 3 15 हो गया, ये 5 कट जाएगा 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। टोटल करेंगे तो ये 26 यूनिट आपको दिखाई पड़ रहा है, जबकि टोटल राशि आपको प्रश्न में बताई गई 29,120 है। तो 26 का इसमें डिवाइड करेंगे, 26 से कम 26 बच गया 3, 26 से कम 26 बच गया 5, 26 दूनी का 52 0, यानी कि आपके पास यहाँ पर 120 गुना, ये 1120 गुना जो है ये डेटा है। तो आपसे यहाँ पर बी का हिस्सा पूछा गया, तो बी का हिस्सा भी जो है यहाँ पर ये जो है 6 यूनिट ना होकर 1120 गुना हो जाएगा। तो ये 0, 6 दूनी का 12, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 6720 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। अब इनका तो मध्यानुपाती कैलकुलेट करके बताना, और ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ जाना चाहिए A/B, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बता दिया पीछे, बार बार बताना ठीक नहीं रहेगा। इसमें देखिए मध्यानुपाती आप यानी कि मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करें तो जो वैल्यू दी गई है उनका अंडर के अंदर गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो A²/B² बनेगा, यानी कि वर्गमूल लेंगे तो A/B आंसर। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में प्रत्येक एकांतर वर्ष में जो 20% की वृद्धि और कमी होती है, यह वर्ष 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुई और शुरुआत में जो है छात्रों की संख्या 3000 थी। वर्ष 2017 में स्कूल में जो है छात्रों की संख्या और छात्रों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत आपको क्रम से कैलकुलेट करके बताना है। तो 2015 और 2016 और फिर यहाँ पर 2017। तो यहाँ पर देखिए 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुई, तो 20% की यहाँ पर वृद्धि होगी, तो इसको मैं प्लस में लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर कमी, ये एकांतर क्रम में यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये -20% हो जाएगा, यानी कि 2016 में 20% की कमी हुई। फिर यहाँ पर वृद्धि होगी 20% के 2017 में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे, और सक्सेसिव आपको यहाँ पर -4% डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है। भाई देखिए ये फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, 20 और ये -20 और ये -20 इंटू में 20/100 करते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये -4% दिखाई पड़ रहा है। आप क्या करेंगे, -4% और यहाँ पर +20%, इन दोनों का भी सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, भाई -4 हो गया, +20 हो गया, -4 इंटू में 20/100 करेंगे तो 20 से ये 5 बार कट जाएगा। यह है यहाँ पर 16 -4/5 यानी कि 0.8 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 15.2% हो जाएगा, और ये आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, आंसर लगा देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए इसको अगर आप पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं, भाई 2017 में स्कूल में छात्रों की संख्या भी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो 2015 में आपके पास छात्रों की संख्या तो 3000 थी, यानी कि ये अपने आप में 100% थी, और 15.2% का इंक्रीमेंट हो गया, तो 115.2% इसका कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से पॉइंट टाइम बट्टे में यहाँ पर 1000 होगा, 3 0 से 3 0 कट गए, 3 दूनी का 6 हो गया, 5 3 का 15 हो गया, और यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा, और ये 3 यानी कि 3456 आपके पास है 2017 में छात्रों की कुल संख्या आ जाएगी। एक सिपाही एक चोर को 185 मीटर की दूरी से देखता है, चोर भागने लगता है और सिपाही उसका पीछा करता है। चोर और सिपाही क्रम से 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। 2 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कैलकुलेट करें। 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रिलेटिव स्पीड देखें इन दोनों की, तो यहाँ पर इन दोनों का गैप देख लीजिए, 1 मीटर प्रति सेकंड का दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है, यहाँ पर कवर जो होगी, यहाँ पर डिस्टेंस भाई 120 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, एक की स्पीड से 120 सेकंड में जो है आप क्या करते हैं भाई स्पीड इनटू में टाइम करते हैं, तो ये डिस्टेंस आ जाती है, यानी कि 120 मीटर की डिस्टेंस कवर हो जाएगी। जबकि आपको प्रश्न में दोनों के बीच की दूरी बताई कितनी गई थी, 185 मीटर। तो 185 में से 120 मीटर की डिस्टेंस कवर हो चुकी है, तो बचा इनका गैप देखिए यहाँ पर कितने का, 65 मीटर का आपको गैप दिखाई पड़ा, यानी कि अब इन दोनों के बीच की दूरी जो है 65 मीटर बची हुई है। 3 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु बताई गई 44 वर्ष है। पुत्र की शादी के बाद जो है परिवार की औसत आयु जो है 39 ईयर्स यानी कि 39 वर्ष हो जाती है। तो बहू की आयु कैलकुलेट आपको करके बतानी है। तो देखिए यहाँ पर अगर बहू की आयु ये 44 वर्ष होती तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर देखिए एवरेज आपका 39 हो गया, यानी कि एवरेज में यहाँ पर 5 यूनिट की कमी हुई है। तो अब यहाँ पर देखिए पहले 3 सदस्य थे, अब यहाँ पर एक जैसे बहू आ जाएगी तो टोटल 4 सदस्य हो जाएंगे, यानी कि 4 में 5 यूनिट की कमी हुई है। तो 5 गुणा में 4 करके इसमें से माइनस कर देंगे तो 24 वर्ष जो है वो आपके पास यहाँ पर बहू की आयु आ जाएगी, ठीक है।
तीन संख्याओं का महत्तम समावर्तक आपको बताया गया 57 है। तो यदि इन संख्याओं का अनुपात आपको ये दिया गया है तो संख्याएं कैलकुलेट करनी है। देखिए 57 का आप यहाँ पर ये सभी अनुपात आपको जो दे रखे हैं यहाँ पर इतने यूनिट से जो आप 57 में गुणा करा देंगे तो 57 का 4 गुणा यानी कि 228 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर पहली संख्या 228 एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रही है तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से डायरेक्ट आंसर टिक कर देते हैं। बट यहाँ पर देखिए पूरा कैलकुलेट करते तो आप यहाँ पर 57 का 4 गुणा करते हैं, ये पहली संख्या, 57 का 5 गुणा करते ये दूसरी संख्या, और 57 का आप यहाँ पर 6 गुणा करते तो ये तीसरी संख्या आ जाती। ये 228 हो जाता और ये आपके पास 250 और 35 285 हो जाता। और यहाँ पर ये आपके पास 300 और ये 42 यानी कि 342 हो जाता। तो ये आपके पास यहाँ पर तीनों संख्याएं आ जाती और जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है। ठीक है, 4 छात्रों के गणित और हिंदी के मिलाकर जो है लिए गए औसत अंक अंग्रेजी और विज्ञान के मिलाकर लिए गए औसत अंकों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो यहाँ पर गणित और हिंदी का आपको देखना है। तो गणित और हिंदी का यानी कि आपको यहाँ पर हिंदी और मैथ्स का देखना है। आप इन दोनों का टोटल करके जो है आप इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 छात्र दिए गए। तो यहाँ पर एवरेज आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी का टोटल करते हैं, ये आपके पास 15 और 2 17 का 7 हो जाएगा, हासिल 1 आएगी। और ये 16 और यहाँ पर ये 18 34 हो जाएगा और 1 35 हो जाएगा। प्लस इसमें मैथ्स का टोटल करके कर देते हैं, 8 6 14 7 21 का 1 हो गया, हासिल आ गई 2। और यहाँ पर 8 और ये 18 26 और 1 26 और 2 28 का 8 हो जाएगा, हासिल 2 आएगी, 2 और 1 381 हो जाएगा। बट्टे के अंदर 4 कर देंगे। तो इनका टोटल कर लीजिए, ये आपके पास 8 हो गया, 8 5 13 का 3 हो गया, हासिल 1 आएगी, 3 3 6 1 7 हो गया, बट्टे के अंदर 4। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप इसमें देखिए अंग्रेजी और विज्ञान यानी कि इंग्लिश और साइंस का आप यहाँ पर टोटल करेंगे और इसमें 4 का डिवाइड करेंगे। तो इंग्लिश में यहाँ पर देखिए टोटल करेंगे तो 9 और 7 16 का 6 हो गया, फिर हासिल 1 आएगी, और फिर यहाँ पर ये 34 और 1 35 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर साइंस का टोटल करेंगे तो ये 8 और 9 17 और 2 19 का 9 हो जाएगा, हासिल 1 आएगी, और ये भी देखिए 34 और 1 35 हो जाएगा, बट्टे के अंदर 4। अब यहाँ पर टोटल करेंगे तो 15 का 5 हासिल 1, 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 हो गया, बट्टे के अंदर 4। अब देखिए कई क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से डिवाइड करने बैठ जाएंगे। भाई यहाँ पर आप देखिए अगर इनका रेशियो बनाएंगे तो 4 तो आपस में कट ही जाएगा। और वैसे भी आप यहाँ पर देखिए इन दोनों का डायरेक्ट गैप देखें तो ये न्यूमिनेटर में जो लिखा हुआ है इनका गैप देखिए यहाँ पर कितने का 23 का आपको गैप दिखाई पड़ा, यानी कि डेटा इससे 23 ज़्यादा है। आप 4 का डिवाइड करके गैप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपके पास 23 आएगा। तो 23 ज़्यादा किससे, 715 से, और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1/4 से तो 1/4 कट ही जाएगा। ठीक है, वैसे गैप यहाँ पर देखें तो आप इन दोनों बिनों का गैप देख लीजिए, 23/4 का आपको गैप दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे ये 20 हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 14 5 70, 5 3 15। तो 460 के अंदर आपको 143 का भाग लगाना है। तो 4 बार तो आपको ज़्यादा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, 3 बार भाग जाएगा। बट यहाँ पर डेटा हमारा कितना था, अधिक था ना, 23 यूनिट अधिक था, तो ये परसेंटेज जो आएगा वो भी हमारे पास अधिक आएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर 3 बार भाग जाएगा, जो कि 2 ही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, पहला भाग यहाँ पर 3 बार जाएगा और यहाँ पर जो है 2 ही ऑप्शन में दे रखा है, तो कम तो हो नहीं सकता, तो अधिक हमारे पास आंसर हो जाएगा 3.2% अधिक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें देखिए इसमें कैलकुलेशन और कुछ नहीं है भाई। आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस छोटी ब्रैकेट को, अंदर ब्रैकेट को जो है इसको सॉल्व करेंगे। 2/3 प्लस का 2 लिखा हुआ है भाई, 2 प्लस का 2/3 लिखा हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर ये आपके पास 8/3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड का सिंबल है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि 3/8 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो गया। अब यहाँ पर इसके प्लस में 2 है, तो 2 प्लस का 3/4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 11/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये यहाँ तक ये ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास जो लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, यहाँ तक ये ब्रैकेट सोल्व हुई है, और इसके बाद यहाँ पर जो है 2/3 ये आपके पास हो गया, और इसके बाद यहाँ पर ये पलट दिया, और इसके साथ हमने इसको सोल्व कर लिया, तो 4 दूनी का 8 और 3 11/4। ठीक है, यहाँ तक ये ब्रैकेट सोल्व हो चुके हैं। अब इसको यहाँ तक सोल्व हो चुके हैं, और इसको डिवाइड को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2 गुणा में
ये आ जाएगा 4/11। तो ये हमारे पास 8 क्योंकि ये वैल्यू पलट जाएगी क्योंकि गुणा में चेंज करेंगे, तो ये 8/11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया था, और बाकी यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ तक ये ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है। अब यहाँ पर ये 2 प्लस में है, तो आप यहाँ पर 2 + 8/11 कैलकुलेट करेंगे, तो ये 30/11 हो जाएगा। 11 दूनी का 22 + 8 30/11 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि 11/30 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 11/15 आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर कैलकुलेशन सही से कराते हैं तो आंसर आपका सही आएगा, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तुषार, मेघा, पूनम और ऋचा एक काम को जो है क्रम से 10, 12, 15 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, और यदि उनमें से हर एक बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करे और मेघा पहले दिन काम शुरू करती है और उसके बाद पूनम दूसरे दिन और फिर जो है ऋचा तीसरे दिन और तुषार चौथे दिन और फिर मेघा 5वें दिन, इसी प्रकार जो आगे काम करते रहते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये तुषार है, ये मेघा है, और यहाँ पर ये पूनम और ये ऋचा है, ये 10 दिन में, और यहाँ पर ये 12 और ये 15 और ये 18। आप देखिए इन सभी का एलसीएम लेंगे और इन सभी का एलसीएम आपको जो है 180 दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपके पास 18 यूनिट इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, 15 यूनिट इसकी एफिशिएंसी, 12 यूनिट इसकी एफिशिएंसी, और फिर ऋचा के जो है 10 यूनिट की एफिशिएंसी आ जाएगी। आपसे प्रश्न में बोला गया कि मेघा पहले दिन काम शुरू करती है, उसके बाद दूसरे दिन जो है पूनम काम करती है, तीसरे दिन यहाँ पर ऋचा और चौथे दिन तुषार काम करता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है 5वें दिन फिर से जो है मेघा आ जाती है, तो यहाँ पर ये फिर से इसी क्रम में जो है काम करते हुए चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए 4 दिन का जोड़ा बना लेंगे, यानी कि 4-4 दिन का पेयर बनेगा। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे कि 4 दिन में कितने यूनिट का काम होगा। मेघा 15 यूनिट का, ये 12 पूनम, और यहाँ पर जो है ऋचा 10 यूनिट का, और यहाँ पर तुषार 18 यूनिट का काम करता। तो टोटल करेंगे ये कितना हो जाएगा, 30, 10, 40 और ये 15, यानी कि 55 यूनिट का काम यहाँ पर 4 दिन के अंदर हो रहा है। 4 दिन के अंदर 55 यूनिट का हो रहा है। टोटल वर्क हमारे पास यहाँ पर 180 यूनिट का था, तो हमें 180 के पास लेकर जाना है। देखिए यहाँ पर 6 गुना तो कर नहीं सकते, ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर 6 गुना तो काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका 4 गुना करेंगे, तो 4 गुना देखिए ज़्यादा जा रहा है। 3 गुना करके देखते हैं, तो यहाँ पर जो है ये आपको 165 होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 165 यूनिट का काम हो जाएगा कितने दिन में, इसको भी 3 से गुणा करा देंगे, यानी कि 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 180 में से 165 यूनिट का काम हो चुका है, तो बचा कितना, 15 यूनिट का काम बचा है। अब जो 15 यूनिट का काम बचा है, यहाँ पर 5वें दिन मेघा आएगी, और यहाँ पर मेघा एक दिन में 15 यूनिट का काम करती है। तो यहाँ पर ये एक दिन में जो शेष बचा था काम वो कंप्लीट करके चली जाएगी। तो एक दिन यहाँ पर लग गया, 12 दिन यहाँ पर लग गए, तो टोटल कितने दिन हो गए, 13 दिन हो गए। और यही आपसे पूछा गया था। निकिता ने जो है 2 निवेश किए, एक निवेश पर 10% अर्जित करती है और दूसरे निवेश पर उसे 20% की हानि होती है। यदि निवेश 2:3 के अनुपात में थे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको कैलकुलेट करके बताना। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको 2x और इसको 3x मान लें, भाई यहाँ पर x एक नियतांक मान लीजिए, 2:3 आपको यहाँ पर निवेश का अनुपात बताया गया, तो ये 2x है, तो ये 3x है। इस पर यहाँ पर देखिए 2x पर आपको यहाँ पर 10% का प्रॉफिट अर्जित करती है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर देंगे भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 पर 1 का प्रॉफिट, तो आप इसका 11/10 कैलकुलेट कर लेंगे। और जो दूसरा निवेश है ये 3x, इस पर यहाँ पर 20% की हानि होती है, तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 पर 1 का लॉस होगा, तो आप इसका 4/5 कैलकुलेट कर देंगे और प्लस कर देंगे। तो टोटल यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो रहा है। ये आपके पास यहाँ पर जो है ये आपके पास 2.2x आ जाएगा, प्लस ये देखिए 4 त्रिका 12 होगा और 5 दूनी का 10.5 के 20, तो ये आपके पास यहाँ पर जो है x आ जाएगा। टोटल करेंगे तो यहाँ पर जो है 4.6x आपको दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर अगर आप ये टोटल करते, पहले जो है टोटल आप यहाँ पर करते तो 2x और प्लस का 3x करते, यानी कि टोटल 5x हो रहा है। ये 5x है और ये आपके पास 4.6x हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने की कमी हो रही है, भाई आपको यहाँ पर 0.4x की कमी होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर जो है
तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत यानी कि इतने का हानि होगा, 0.4x का यहाँ पर जो है लॉस होगा, कितने पर 5x पर, और गुणा 100 कर देंगे। तो यहाँ से x से तो x कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आएगा, ये 0 कट जाएगा, तो 40/5 यानी कि आपको यहाँ पर 8% का जो है लॉस दिखाई पड़ा। माइनस का चिन्ह यहाँ पर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। 36 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं का प्रयोग करते हुए एक अन्य वर्ग बनाया जाता है तो नए बने वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। डायरेक्ट याद रखिए इस टाइप के प्रश्न को, यहाँ पर आधा हो जाएगा यानी कि 18 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे होगा। ये मान लीजिए आपके पास एक वर्ग है, ठीक है, और यहाँ पर जो है इसकी मध्य बिंदु जो है, भुजाओं के मध्य बिंदु कुछ इस तरह से ये हम यहाँ पर मान लेते हैं। अब इनको आपस में मिलाने से जो है यहाँ पर ये अंदर की साइड जो एक आपके पास वर्ग बनेगा, इसका क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका क्षेत्रफल जो बताया गया था आपको 36 वर्ग इकाई, तो इस अंदर वाले का क्षेत्रफल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसका 36 का आधा कर देंगे यानी कि 18 जो है 18 वर्ग इकाई जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए एक आदमी जो है साइकिल से एक स्थान तक जाने और वहां से स्कूटर से वापस आने में जो है 8.5 घंटे का समय लेता है। यदि वह दोनों ओर की यात्रा साइकिल से करता है तो उसे 10 घंटे लगते हैं। उसे स्कूटर से दोनों ओर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर दो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर। इन दोनों के बीच का गैप ये जो है आप यहाँ पर मान लीजिए d डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये d डिस्टेंस जाता है और d डिस्टेंस फिर से वापस आता है। तो यहाँ पर अगर ये जाता है तो ये तो साइकिल से जाता है और स्कूटर से वापस आता है। तो यहाँ पर जो है साइकिल की स्पीड हम जो है x मान लेते हैं और यहाँ पर स्कूटर की स्पीड जो है वो हम यहाँ पर y मान लेते हैं। तो यहाँ पर d डिस्टेंस ये x की स्पीड से गया प्लस d डिस्टेंस ये y की स्पीड से वापस आया, क्योंकि स्कूटर से वापस आया। तो यहाँ पर टोटल जो टाइम लग रहा है वो आपको 8.5 घंटे बताया गया। तो 8.5 घंटे को 8.5 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न में बोला गया यदि वह दोनों ओर की यात्रा साइकिल से करता है यानी कि x स्पीड से कवर करता है, तो दोनों ओर की यात्रा यानी कि d डिस्टेंस गया और फिर d डिस्टेंस वापस आया यानी कि 2d डिस्टेंस कवर है और साइकिल की स्पीड x थी यानी कि दूरी बटे चाल करेंगे तो समय आएगा जो कि आपको यहाँ पर 10 घंटे प्रश्न में बताया गया। तो यहाँ से d बटे x बराबर 5 आ जाएगा। तो d बटे x बराबर जैसे ही आपके पास 5 आया तो इसकी जगह आप यहाँ पर 5 रख दीजिए। इसकी जगह आप यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा यानी कि d बटे y बराबर कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। अब ये d बटे y बराबर 3.5 आ चुका है। d डिस्टेंस यहाँ पर देखिए आपके पास क्या थी, d डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर सिर्फ जाने जाने में तय की गई दूरी थी। अब यहाँ पर ये वापस फिर से स्कूटर से आता है यानी कि वही डिस्टेंस ये y की स्पीड से कवर करेगा। देखिए सिर्फ यहाँ पर जाने जाने में 3.5 घंटे का टाइम लगता है, तो फिर वापस आएगा तो इसको 3.5 घंटे और टाइम लगेगा यानी कि 7 घंटे आपके पास आंसर हो जाएगा। और वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 2d डिस्टेंस यहाँ पर टोटल कवर होगी तो आप दोनों साइड क्या कर देंगे 2 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 7 घंटे आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक स्कूल में एक कक्ष के 2 वर्ग हैं और वर्ग ए में जो है 30 छात्र हैं और वर्ग बी में 20 छात्र हैं। वर्ग ए में छात्रों का औसत प्राप्तांक 85 और वर्ग बी में छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है। कक्षा का कुल औसत प्राप्तांक क्या है। तो यहाँ पर ये आपको 85 बताया गया ए वर्ग में और बी वर्ग में आपको बताएगा औसत जो है 70 है। ओवरऑल हम मान लेते हैं x हो जाएगा। जब आप यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो यहाँ पर x माइनस का 70 हो जाएगा और यहाँ पर बड़ी वैल्यू 85 है तो इसमें से आप यहाँ पर x को माइनस करेंगे। ये जो रेशियो आएगा ये आपके पास छात्रों का रेशियो आएगा और वर्ग ए में 30 छात्र बताए गए थे और वर्ग बी में 20 छात्र बताए गए थे। तो जब रेशियो बनाएंगे 3:2 आएगा तो ये रेशियो तो आपस में बराबर होने चाहिए। तो x माइनस का 70 बटे 85 माइनस का x बराबर जो है ये 3:2 के होना चाहिए। ये आप इस तरह से लिख लेंगे तो 2x माइनस का 140 बराबर कितना हो जाएगा, इसका 3 गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो गया, हासिल 1, 24 1 25 और ये आपके पास माइनस का 3x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5x इक्वल टू जो है 395 हो जाएगा, x इक्वल टू 7 पंचे 35 हो जाएगा, 9 पंचे 45 हो जाएगा यानी कि 79 जो है सभी का कुल औसत प्राप्तांक आ जाएगा।
यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है यानी कि कंपाउंडेड किया जाता है 3 महीने से, यानी कि 3 महीने से जो है कंपाउंडेड किया जाता है, तो 75,000 की धनराशि जो है 16% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितनी हो जाएगी। दशमलव के 2 स्थानों तक आपको कैलकुलेट करना है। तो 75,000 की देखिए धनराशि थी 16% वार्षिक दर से। देखिए यहाँ पर ये त्रैमासिक रूप से कंपाउंडेड किया जाता है, तो एक वर्ष में आपको पता है 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने को अगर आप 3 से डिवाइड करें, क्योंकि ब्याज हमारा 3 महीने से कंपाउंडेड हो रहा है, तो ब्याज हमारा 4 बार कंपाउंडेड हो जाएगा, और 4 बार कंपाउंडेड हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी हमारे पास 1/4 हो जाएगी। तो ये 4% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। अब इसको देखिए यहाँ पर ट्री मेथड से जो है हम इसको बनाएंगे। देखिए 75,000 का अगर आप 4% कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 75 का 4 गुना 300, और ये 3,000 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बार हमारे पास 3,000 का ब्याज मिल गया, दूसरी बार 3,000 का ब्याज मिलेगा, बट यहाँ पर आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो 3,000 का अगर आप 4% फिर से कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। सिंपल है। इसके बाद यहाँ पर तीसरी बार भी देखिए यहाँ पर 3,000 का ब्याज मिलेगा, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पर 120 और 120 का 2 बार मिलेगा, 120 का 4% हो जाएगा 4.8। ठीक है, अब यहाँ पर चौथी बार जो है ये आपके पास 3,000 का ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको पता है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पर 120 120 और 120 जो है 3,000 पर ब्याज मिल जाएगा। 120 का जो है 4% यानी कि 4.8 और यहाँ पर फिर से 4.8, बट यहाँ पर 4.8 का भी 4% मिलेगा, तो 4.8 का 4% कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है 8 चौके 32 हो जाएगा, फिर हासिल आ जाएगी 3, और ये 19 हो जाएगा, 3 स्थान पर दशमलव, तो ये 0.192 आपके पास आ जाएगा। इन सभी को ऐड कर लेते हैं भाई। 3,000 देखिए 4 बार आ रहा है, तो 4 गुणा में 3,000, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 12,000, यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट आपको करना है। तो 120 देखिए यहाँ पर कितने बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 6 गुणा में 120 कर लेंगे, प्लस यहाँ पर 4.8 जो है वो आपको 4 बार दिखाई पड़ रहा है, तो 4 गुणा में 4.8 प्लस 0.192 जो है ये आपको 1 बार ही दिखाई पड़ रहा है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। ये 4 त्रिका 12,000 तो ये हो गया, प्लस 12 छिके 72 720 ये हो गया, और यहाँ पर 8 चौके 32 4 चौके 16 100 आपके पास 8 चौके 32 हो गया, हासिल 3 4 चौके 16 और एक स्थान पर दशमलव, यानी कि 19.2 ये आ गया। 0.192 जो है आपके पास ये आ जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं तो ये 12,720 और ये 739 हो जाएगा, तो 12,739 और यहाँ पर पॉइंट के बाद ये आपके पास 392 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतने का हमें यहाँ पर ब्याज मिला, इतने का ब्याज मिला। राशि हमारे पास कितनी थी, 75,000 थी, तो अमाउंट आपको कैलकुलेट करना था। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाता है, हमारे पास जो राशि थी 75,000, इसमें आप यहाँ पर ये ब्याज जो आपने कैलकुलेट किया इसमें ऐड कर देंगे 12,739.392। तो इसमें जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 87,000 और 739.392। तो ये अप्रोक्सीमेट जो है आपको इसके दिखाई पड़ रहा आंसर लगा देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये प्रश्न था। इसमें देखिए 12% वार्षिक दर से जो 15 माह में 6,000 का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 15 माह को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 1 वर्ष और 1/4, 1 से 1/4 वर्ष आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको 5/4 वर्ष लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो है PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो 6,000 की राशि है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम जो है 5/4 है, डिवाइड करेंगे 100 से, तो 100 से तो ये 2 0 कट गया, 15 चौके 60 हो जाएगा, और 12 पंचे 60 15 छिके 90, यानी कि 900 रुपये जो है वो आपके पास ब्याज आ जाएगा। दिव्या ने जो 1 रुपये में 6 कैंडी खरीदी और 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कैंडियाँ बेचनी होगी। तो 50% का प्रॉफिट करना 1/2, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 2 पर 1 का प्रॉफिट चाहिए। तो 2 की वस्तु 3 में बेची जानी चाहिए, ये कॉस्ट प्राइस हो गया CP, और ये सेलिंग प्राइस SP हो गया। बट यहाँ पर आपको ये बताया गया था कि 1 रुपये में 6 कैंडी खरीदी थी, यानी कि CP जो है वो हमारे पास 1 रुपये हो जाएगा। कितना, 1 रुपये। तो आपको ये डेटा जो है 1/2 गुना दिखाई पड़ा, तो सेलिंग प्राइस जो है ये भी 1/2 गुना हो जाएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर 3 का 1/2 गुना करेंगे तो ये 1.5 यानी कि 1.5 रुपये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इसने 6 कैंडी खरीदी थी 1 रुपये में, तो 1.5 रुपये में ये 6 कैंडी बेचेगा, तभी इसको जो है 50% का प्रॉफिट होगा, यानी कि 1.5 रुपये में ये 6 कैंडी जो है
ठीक है। तो 1 रुपये में यहाँ पर कितनी कैंडी बेची जाएंगे, 1 रुपये के अंदर जो है आप क्या कर देंगे 6/1.5 कर देंगे। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 आ गया, 15 चौके 60 हो गया, यानी कि 4 कैंडी यहाँ पर बेची जाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए रीना, रितु और सीता अकेले काम को क्रम से 6 घंटे और 9 घंटे और 18 घंटे में पूरा कर सकती हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करती हैं तो उस काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ये रीना हो जाएगी और RN से लिख देता हूँ, और रीता जो है RT से, और इसके बाद यहाँ पर जो है सीता S से लिख देता हूँ। इसमें देखिए 6 घंटे और ये 9 घंटे और ये 18 घंटे में जो है काम पूरा कर सकते हैं। इनका LCM आपको 18 दिखाई पड़ गया, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी, 2 यूनिट इसकी एफिशिएंसी और 1 यूनिट इसकी एफिशिएंसी। अब ये तीनों एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो टोटल काम हमारे पास 18 यूनिट का हो गया। तो टोटल टाइम जो है इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 यूनिट का काम होगा 3, 2, 5 और 1, 6 की एफिशिएंसी से, तो टोटल यहाँ पर जो है 3 घंटे का टाइम लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 20 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।